अस्सलामुअलैकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम यूनिट 1 तभी मिकदारें और पैमाइश वाला जो पहला चैप्टर है फ़िज़िक्स का 9th क्लास का, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके कुछ टॉपिक्स जो हमने पढ़ना शुरू करने हैं, ये बेसिक सी जो चीज़ें ये तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। हम जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का तारुफ़, यानी कि फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और ये क्या चीज़ है। फिर इसकी शाखें पढ़ेंगे और उसके बाद तभी मिक़दारों के बाद प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन और पैमाइशी आलात। ये वो टॉपिक्स हैं जो जो हमारी ये वाला पहला यूनिट 1 है, इसमें हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अभी इस वीडियो के अंदर जो अभी आप लेक्चर देख रहे हो, इसमें मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ फ़िज़िक्स का तारुफ़ और फ़िज़िक्स की शाखें। ये दो टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हैं, एक लेक्चर के अंदर ये दो चीज़ें पढ़ लेंगे और उसके बाद ये 2 या 3 कोशिश करेंगे जो बाकी रह जाएंगे। यानी कि तकरीबन कोशिश करूँगा कि 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लें, जो भी इसकी थ्योरी वाला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। पेज नंबर 3 के ऊपर जो पहला टॉपिक है जहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है वो है फ़िज़िक्स का तारुफ़। तो आइए फ़िज़िक्स के तारुफ़ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। 19वीं सदी में फ़िज़िकल साइंसेस को फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इल्म फ़ल्कियात, फ़िज़िक्स जो सब्जेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री भी हमारा 9th क्लास का एक दूसरा सब्जेक्ट है। इसके अलावा इल्म फ़ल्कियात का मतलब है सियारों का इल्म। जैसा कि आपने एक वर्ड सुना ना, नासा, जो अमेरिका का एक इदारा है जो कि सियारों को लेके और मरीख़ को लेके रिसर्च पे काम करता है। तो ये इल्म फ़ल्कियात का मतलब फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है, वो इसकी शाख है जिसमें सितारों और सियारों का इल्म पढ़ा जाता है। इल्म तबक़ातुल अर्ज़, इसमें ज़मीन का इल्म और मौसमियात, और यानी कि जैसे अभी हमें एक दिन पहले पता चल जाता है कि जो नेक्स्ट 3-4 दिन है वो बारिश वाले हैं। तो बेसिकली ये जो पहली डेढ़ लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसमें उसने बताया कि 19वीं सदी के अंदर फ़िज़िकल साइंसेस को, पहले सारी साइंस एक ही थी, लेकिन उस 19वीं सदी में फ़िज़िकल साइंसेस को उन्होंने 5 शाखों में तकसीम कर दिया, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इल्म फ़ल्कियात, इल्म तबक़ातुल अर्ज़, मौसमियात, 5 वाज़ेह शोबों में तकसीम कर दिया गया। इनमें सबसे बुनियादी शोबा फ़िज़िक्स का है जो कि हम पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद वो हमें बताता है जी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। तो फ़िज़िक्स में हम मादा, एनर्जी और उनके मबाइन बाहमी अमल का मुताला करते हैं। अब इसमें जी फ़िज़िक्स में हम मादा, तो उसने सबसे पहले मादा की बात की। तो मादा क्या होता है? मादा एक ऐसी चीज़ होती है जो जगह घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। जगह घेरना और वॉल्यूम एक ही चीज़ है। मिसाल के तौर पे टेबल है, वो जगह घेरता है, ठीक है। तो ये उसका ये टेबल भी मादा है। आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं, फ्रिज, टेबल, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, जितना कुछ है वो सारा कुछ मादा है। किस तरह मादा है? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वेट होगा और उसका कुछ ना कुछ वो जगह घेरता होगा या वॉल्यूम। जगह घेरना या वॉल्यूम एक ही चीज़ है। अब मैं मिसाल ले लेते हैं, एक हाथी है और एक चूहा है। अब हाथी जो है उसका वेट भी ज़्यादा है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा जगह भी घेरता है और वो जो है उसका साइज़ भी ज़्यादा है। तो यानी कि ये बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका जो मादा है वो ज़्यादा होगा, किसी का मादा कम होगा। तो बेसिकली जो यहाँ पे हमने चीज़ सीखनी थी वो ये थी कि मादा क्या होता है। मादा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है किसी भी चीज़ के काम करने की सलाहियत। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक मोटरसाइकिल है, वो जो मोटरसाइकिल है ना वो मादा है, और वो जो मोटरसाइकिल के चलने की सलाहियत है ना वो उसकी एनर्जी है। तो मेरा ख्याल है आपको मादा और एनर्जी का यहाँ पे समझ आ गया ना। और उनके मबाइन बाहमी अमल का मुताला और उनके इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक़ है उसकी स्टडी जो है ना वो फ़िज़िक्स कहलाती है। तो आई थिंक कि आपको डेफिनेशन काफ़ी क्लियर होगी होनी है। मैंने तो कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम इसको ओपन करके मैं बता दूं। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हम यहाँ से पढ़ते हैं। पिछले चंद सालों के दौरान साइंस में बरक़ रफ्तार तरक्की फ़िज़िक्स के मैदान में नई दरियाफ़तों और ईजादात के बाइस ही मुमकिन हुई है। यानी कि वो ये कह रहा है कि ये पिछले 50-60 साल के अंदर जो इतनी सारी तरक्की आ गई ना वो फ़िज़िक्स के असूलों की ही वजह से है। टेक्नोलॉजी साइंसी असूलों के इतलाक़ की हामिल होती है। मौजूदा दौर में ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ़िज़िक्स से मुतल्लिक़ है। मिसाल के तौर पे
कार मैकेनिक्स के असूलों पर बनाई जाती है। जो मैकेनिक्स होता है ना, मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी अजसाम की हरकत को लेके मुताला किया जाता है। उसकी स्पीड क्या है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, वो कितना भागती है, कितना दौड़ती है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये फ़िज़िक्स की जो ब्रांच मैकेनिक्स के उसके अंदर आती है। यानी कि इसमें आप ये समझ लो कि ये जो अभी जदीद दौर चल रहा है, इस जदीद दौर के अंदर जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सारी फ़िज़िक्स की वजह से बनी हैं। तो यानी कि जो ये गाड़ियाँ बनाने वाला फील्ड है, ये तो फिर इसकी तो सारी तरह की फ़िज़िक्स की वजह से है, क्योंकि इसके अंदर ये फ़िज़िक्स के मैकेनिक्स के असूल यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाए जी, रेफ्रिजरेटर की बुनियाद थर्मोडायनामिक्स के असूलों पर बनी है। थर्मोडायनामिक्स भी एक असूल है जो कि फ़िज़िक्स के हैं, और इसके ऊपर ही जो है वो सारा रेफ्रिजरेटर जो है वो बना हुआ है। यानी कि गाड़ियों का शोबा और जो रेफ्रिजरेटर का, एसी का, ये सारा जो शोबा है वो फ़िज़िक्स के असूलों के ऊपर ही बना है। यहाँ पे 2 मिसालें दी, इसके अलावा बहुत सारी होंगी। उसके बाद आ जाएगी आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इतना मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। इसमें उसने यही बातें की हैं जो बातें यहाँ पे मैंने की हैं। वो कहता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली शायद ही कोई ऐसा आला होगा जिसमें फ़िज़िक्स का अमल दखल ना हो। पुली को जहन में लाइए, जो वज़नी शय को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुली का क्या मतलब है? जैसे आप फ़र्ज़ करो कि आपने घर में लेंटर डलवाना है, तो लेंटर जब उसने दूसरी मंजिल पर लेंटर डालना है, तो वो जो लेंटर वाले होते हैं वो बाहर एक पुली लगाते हैं। वो पुली के ज़रिए ऐसे वो सारा जो स्टफ़ होता है वो ऐसे उसको ऊपर ले जाते हैं, वो ऐसे खींचते हैं, दूसरी पुली को ऐसे खींचते हैं एक साइड से, और वो दूसरी तरफ से ऊपर चला जाता है। ये भी जो है वो फ़िज़िक्स का असूल है। क्या एक तरफ जो है वो आप उसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो और वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये सारी चीज़ें फ़िज़िक्स में आ जाती हैं। तो उसने यहाँ पे पुली की मिसाल दी है। उसके बाद आ जाएगी, उसके बाद वो बात करता है, यहाँ तक मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। बिजली ना सिर्फ रोशनी और हरारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी हासिल करने का भी ज़रिया है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि ये मैकेनिक्स वाली एनर्जी है जो मशीनों को चलाने के लिए यूज़ होती है। कि बिजली जो है ना, वो रोशनी और हरारत तो देती है, लेकिन इससे मोटरें चलती हैं, इससे पंखे चलते हैं। तो ये वो इसको इस तरह से इसको बयान करा है, जिसमें इलेक्ट्रिक फ़ैन, मोटरें वगैरह चलती हैं। ज़राए आमदरुफ्त मसलन कार, हवाई जहाज़, घरेलू आलात मसलन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन वगैरह तमाम फ़िज़िक्स के असूलों पर काम करते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन की देता हूँ। जो वॉशिंग मशीन है वो घूमती है। जो घूमना है ना, ये मैकेनिक्स के अंदर आता है। जो मैकेनिक्स है वो फिज़िक्स की ब्रांच है। अब वो जो मशीन है, उस मशीन वो जो घूमती है ना, वो अपने एक एक्सिस के गिर्द घूमती है। तो कोई भी चीज़ अगर अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है ना, उसका ये घूमना मैकेनिक्स के अंदर आता है। और जो मैकेनिक्स है वो आपका फ़िज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट है। आगे आ जाइए। इसी तरह मवासलात के ज़रिए मसलन रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर वगैरह भी फ़िज़िक्स के अतलाक़ के नतीजे में ही वजूद आई हैं। वो इसलिए कह रहा है कि टेलीफोन, मोबाइल वगैरह के अंदर जो चिप्स होती हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो इस तरह की सारी चीज़ें हैं, वो भी सारी उसके अंदर वो सर्किट। इसमें जब आप आगे जाएंगे, आगे हम जाएंगे ये 9th की बुक में, 10th की बुक में, इसमें हम आगे जाके सर्किट पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। वो ये जो सर्किट, ट्रांजिस्टर जो टीवी और मोबाइल के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ये भी सारे जो हैं वो फ़िज़िक्स के साथ ही बनते हैं। तो यानी कि इसके अंदर भी वो कह रहा है कि फ़िज़िक्स का ही रोल है जो इतनी तरक्की होगी। आज देख लो पाकिस्तान में किसी के पास रोटी खाने को हो ना हो, लेकिन उसके पास मोबाइल ज़रूर होएगा। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ? चल छोड़ो। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी, इन आलात ने माजी की बानिस्बत हमारी ज़िंदगी ज़्यादा आसान, तेज़ और आरामदेह बना दी है। मिसाल के तौर पर हमारी हथेली से भी छोटे मोबाइल फ़ोन को ही ले लीजिए, इससे हम दुनिया में किसी भी मुकाम पर लोगों से रब्ता कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठे हैं, आप व्हाट्सएप पे दुबई में कॉल करें अपने चाचा जी को और उनसे बात कर लें, क्या बात है, पाकिस्तान में बैठे हुए। तो ये देख लो, छोटा सा मोबाइल है और इसके काम आप देख लें। उसके बाद आ रही ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं। इससे तस्वीरें खींची जा सकती हैं, इन्हें महफूज किया जा सकता है। वो जो तस्वीरें खींच रहे हैं, वो जो सेव हो रहे हैं, उसके अंदर जो सारी रैम्स लगी हैं, चिप्स लगी हैं, वो सारा कुछ भाई फिज़िक्स ने ही बनाया है। अच्छा, वैसे हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसे लग रहा है जैसे सारा कुछ फिज़िक्स ही कर रही है, बाकी शायद कोई कुछ कर ही नहीं रहा, यहीं पे लग रहा है, वैसे ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, इन्हें महफूज किया जा सकता है। अपने दोस्तों को पैगाम भेज सकते हैं, इनके पैगामात को वसूल कर सकते हैं। उसके बाद रेडियो की नशरियात सुन सकते हैं, नीज़ इसे बतौर कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें मोबाइल कितने सारे फ़ायदे बता दिए हैं।
रेडियो सुने, ये तो एडवर्टीज़मेंट ही देना शुरू हो गया है यहाँ पे मोबाइल की। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ताहम साइंसी ईजादात ख़तरनाक किस्म के नुकसानात तबाही का बाइस भी बनती हैं। वो कहता है इनके फ़ायदे हैं तो इनके नुकसानात भी हैं। इनमें से एक माहौलियाती आलूदगी और दूसरा तबाहकुन हथियार है। हथियार मसलन के जो भी वेपन्स वगैरह बनते हैं वो तबाहकुन है, और माहौलियाती आलूदगी से होती है वो चीज़ भी वो इसमें कह रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी मिसाल के तौर पे जैसे स्टील बनता है, तो स्टील जो है उसके बनने से वो स्टील वैसे उसमें चला जाएगा, वो केमिस्ट्री में चला जाएगा, वो इसमें नहीं आएगा। तो माहौलियाती आलूदगी की हम मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी है, उसका इंजन है, ठीक है, गाड़ी सारी मैकेनिक्स के उसूलों से चली है लेकिन उससे धुआं भी निकलता है। अब मोबाइल को ले लें, मोबाइल के पॉजिटिव यूजेस भी हैं, इसके नेगेटिव यूजेस भी हैं। अगर आप इवन के अगर ये जो मोबाइल है इसके मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप मोबाइल को कान के बहुत ज़्यादा करीब ना लेके जाएं और कोशिश करें कि हैंड फ्री का इस्तेमाल करें कॉल को करते हुए, क्योंकि ये आपके दिमाग के लिए और ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है ज़्यादा। तो अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसानात भी हैं। और दूसरा उसने वेपन्स की बात की है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है जी फ़िज़िक्स का तारुफ़। उसके बाद फ़िज़िक्स के तारुफ़ के बाद मैंने जैसा कि आपको बोला था कि हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स की शाखें। तो आइए फ़िज़िक्स की शाखें पढ़ते हैं वन बाय वन करके। चलें जी, अभी हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स की शाखें। सबसे पहली शाख है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स ये होता है कि मैकेनिक्स के अंदर हम जो अजसाम है ना उनकी हरकत के असरात और उनकी जो वजूहात होती हैं उसको पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे किसी गाड़ी की स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये वर्ड आप मेरा ख्याल पहली दफ़ा सुन रहे हो। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें पढ़ने हैं। ये देखें आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें ये देखें मोशन की इकसाम, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये जो सारी मोशंस हैं ये सारी मोशंस इसमें आती हैं कॉन्सेप्ट के अंदर। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स के अंदर जो अजसाम होते हैं उनकी जो हरकत होती हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है, ये मैकेनिक्स कहलाती है। मिसाल के तौर पर देखें, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से गाड़ी ने पॉइंट बी की तरफ जाना है। तो ये जब गाड़ी इधर से इधर जाएगी तो इस गाड़ी की कोई स्पीड होएगी ना, किसी स्पीड पे ये गाड़ी जाएगी। तो ये जिस स्पीड पे जा रही है वो जो स्पीड है ना वो मैकेनिक्स के अंदर आती है। यानी कि जो पहली ब्रांच है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर हम अजसाम की हरकत के असरात और जो उनकी वजूहात होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाएगी दूसरी चीज़ है हरारत। हरारत को क्या है? हरारत के अंदर आ गया हरारत की माहियत। हरारत की माहियत, माहियत का मतलब कि नेचर, नेचर मीन कि वो क्या है, हरारत क्या होती है, क्या है हरारत, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके असरात क्या हैं, और उसका इंतकाल। इंतकाल का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो जाती है। तो जो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने हरारत में पढ़ने हैं। हरारत भी जो है वो फिज़िक्स की एक ब्रांच है। तो आ जाए मज़ीद, इसमें क्या है जी, इसमें वो कहता है हीट इज़ बेस्ड ऑन सेंस ऑफ टच, यानी कि जो हीट होती है उसको अगर हम टच करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कुछ चीज़ ठंडी है या गर्म है। अगर फ़र्ज़ करें एक बॉल है, उस बॉल में पानी है, वो गर्म है, लेकिन आप देख के नहीं बता सकते, या तो वो बहुत गर्म हो ऐसे उबर रहा है ना, तो फिर तो आप बता दोगे कि जी ये गर्म है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल गर्म है तो आप जब तक उसको टच नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा वो ठंडा या गर्म है। तो ये इसमें ये चीज़ भी आती है। इसमें ये भी आता है कि हीट जो है वो एनर्जी है, हीट एक तरह की एनर्जी है। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपने चूल्हे के ऊपर रख दिया गोश्त पकने के लिए। अब वो जो हीट है वो पहले बर्तन को लगेगी, बर्तन गर्म होएगा, फिर वो बर्तन से फिर वो गोश्त को लगेगी और वो फिर गोश्त पकना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हीट है ना ये ट्रांसफ़र हो रही है। ये यानी कि इसमें इंतकाल भी आ गया कि वो पहले बर्तन को गर्म किया, फिर वहाँ से वो आगे गोश्त को लगी, फिर गोश्त को उसने पकाया, यानी कि उसने वो हरारत उसके अंदर मुंतकिल कर दी। वो जो गोश्त पका है ना वो उस हरारत की वजह से पका है, ठीक है। इसमें असरात आ गया और इसमें इंतकाल भी आ गया कि वो एक से दूसरी चीज़ के अंदर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो हरारत की माहियत, जो हरारत की नेचर है वो ये है कि हरारत जो होती है ना वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाती है। यानी कि जो गर्म चीज़ होएगी गर्म से वो ठंडे की तरफ जाएगी। एक चीज़ गर्म है तो वो गर्म तो नहीं होएगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी वो है जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र होएगी। मिसाल के तौर पे इसकी एक मिसाल ले लें, लोहे की एक साइड को गर्म करना शुरू करें,
चम्मच की एक साइड को गर्म करना शुरू करें, तो वो एक साइड गर्म होएगी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हरारत आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि हरारत गर्म गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी, यानी कि एक तरफ से गर्म है वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो ये उसकी माहियत है, ये उसकी नेचर है कि जो हरारत होती है वो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इसने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर होता है उससे लो टेम्परेचर की तरफ होती है। हाई टेम्परेचर का मतलब है कि गर्म, और लो टेम्परेचर जिस तरफ गर्म नहीं है तो वो गर्म से जो गर्म नहीं है उसकी तरफ ट्रांसफ़र होएगी। उसके बाद आ जाए जी आवाज़। आवाज़ जो है वो भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। आवाज़ के अंदर हमने आवाज़ कैसे पैदा होती है, उसके ख़वास व अतला क्या, उसकी खसूसियात क्या हैं और वो किधर किधर अप्लाई होती है, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। अच्छा, सबसे पहले जो आवाज़ है वो पैदा कैसे होती है? आवाज़ पैदा ऐसे होती है जब किसी चीज़ की वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन मीन के मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा गिटार की वायर है, वो जब आप वायर को ऐसे छेड़ेंगे ना, उसको बीट करेंगे, उसको आप टच करेंगे, तो वो तार जो है वो आगे पीछे जो वो मूव कर रही है वो वाइब्रेट कर रही है। वो वाइब्रेट करने की वजह से आवाज़ पैदा होती है। ये यानी कि ये आप अपने माइंड में ये बात लिख लें कि जो आवाज़ है ना वो वाइब्रेशन से पैदा होती है। जब भी आप चम्मच को आप किसी चीज़ पे मारें तो जो आवाज़ है वो चम्मच की जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से पैदा होएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आवाज़ कैसे पैदा होती है, आवाज़ किसी चीज़ की वाइब्रेशन से पैदा होती है। उसके बाद आ जाए जी हम इसमें इस आगे जो बातें की हैं वो मीडियम को लेके बातें की हैं। यहाँ पे एक बेल की मिसाल दी गई है। मिसाल के तौर पे आपके घर में बेल लगी है, किसी ने कोई भी आया बाय गेट पे, उसने बेल का बटन जो है उसको प्रेस किया है। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो बेल की वेव्स आपके कान तक पहुंची है ना, वो वेव्स की सूरत में पहुंची है। और दूसरी बात ये है कि उसने जो मीडियम यूज़ किया है वो हवा को यूज़ किया है, यानी कि जो आवाज़ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो जो मेरी आवाज़ है वो हवा के अंदर, हवा को एज अ मीडियम का मतलब होता है, मिसाल के तौर पे आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक गाना पड़ा हुआ है, उस गाने को आप प्ले किस में करेंगे, वो प्लेयर में आप प्ले करेंगे। वो जो प्लेयर है वो मीडियम है, यानी कि वो मीडियम के ऊपर गाना चल रहा है। तो इसी तरह जो आवाज़ की मूवमेंट है वो हवा के ज़रिए हो रही है। दूसरी चीज़ इसमें वो पानी की बात करता है कि जो पानी है ना उसके अंदर भी आप कोई घंटी है उसको पानी के अंदर आप ले जाएं और उसको वहाँ पे आप बीट करें तो उसकी और कान को पास ले जाएं तो वो जो आवाज़ है वो पानी से गुजर के भी आपको आ जाएगी। उसके बाद वो बात करता है स्टेथोस्कोप की। स्टेथोस्कोप जो है वो तो सॉलिड है, उसमें तो ना पानी है ना गैस है ना कुछ और है। वो ऐसे जो है वो आपके चेस्ट पे लगाएगा डॉक्टर, और उसको आपके जो दिल की धड़कन है वो आपको आवाज़ आ जाएगी। तो दैट्स मीन कि ये सॉलिड यानी कि हवा, पानी और सॉलिड चीज़ों से आवाज़ गुजर सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको पेपर में आना है ना, पेपर में जो आनी है वो पेपर में मिसाल के तौर पे आपकी ये आई है मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपने बस इतनी लिखनी है कि अजसाम की हरकत के असरात और वजूहात की जो पढ़ाई है उसका जो मुताला है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। ये जो बाकी है मैं आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए सुना रहा हूँ, ये आपने पेपर में नहीं लिखनी, ये समझने के लिए है भाई। ओ भाई, ये समझने के लिए है, ये पेपर में नहीं लिखनी है आपने। तो इसकी डेफिनेशन आपने बस इतनी लिखनी है कि मैकेनिक्स के अंदर जिस्म की हरकत के साथ वजूहात को बयान किया जाता है। हरारत के अंदर हरारत की माहियत, असरात, इंतकाल को मुताला किया जाता है। आवाज़ के अंदर आवाज़ की पैदाइश, ख़वास और इतलाक़ का मुताला किया जाता है। तो ये पेपर में आपने बस इतना लिखना है, ये बाकी स्टोरियाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हैं उसके। उसके बाद आ जाएँ अब अगर आप स्पेस में चले जाएँ, आप स्पेस से निकल जाएं, बाहर चले जाएं, तो वहाँ पे वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, ना पानी है ना गैस है ना हवा है, कुछ ही नहीं है। तो वहाँ पे आवाज़ जो है ना वो बोलेंगे भी तो वो आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है। वो ना वो हवा में चल के आ सकती है, ना वो पानी में, ना वो तो वहाँ पे भाई कुछ है ही नहीं, तो वैक्यूम है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो आप बोलेंगे भी तो आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद ये साउंड जो है वो वेव्स में ट्रैवल करती है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फलाना, ये वो सारा कुछ, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हम पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, वो है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक होता है पिच के साथ, कि मैंने कहा तो ये जो मैंने कहा, ये मेरी पिच जो है वो लो है, मैंने कहा।
तो ये जो मेरी पिच है ये हाई है। अब इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा स्कूल गया तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। मैं हफ्ते में 10 दफ़ा स्कूल गया तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी 10 है। मैं हफ्ते में 20 दफ़ा स्कूल गया, ये मेरी फ्रीक्वेंसी कितना था भूल गया, 15, जो भी है। अगर मैं हफ्ते में 20 दिन गया हूँ तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी 20 है। अब आप सोचें, अगर आप हफ्ते में 25 दफ़ा कॉलेज गए हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होएगी? सोचो सोचो सोचो, 25 होएगी। अच्छा, तो ये जो मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है, ये मेरी जितनी ज़्यादा होएगी ना उतनी ही मेरी पिच ज़्यादा होएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि मेरा जो एक मेरी आवाज़ का जो ज़ोर है, जो मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है बोलने की जो है, वो मेरी ज़्यादा होएगी तो मेरी पिच ज़्यादा होएगी। यानी कि मेरी पिच ज़्यादा है तो वो मेरी आवाज़ ऊंची है। मोर पिच का मतलब यानी कि फ्रीक्वेंसी मोर है तो मेरी आवाज़ की जो ऊंचाई है वो भी ज़्यादा होएगी। और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी कम है, ये मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया है, तो ये मेरी जो पिच है ना वो भी स्लो हो गई है। तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये पिच का एक कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वॉइस के अंदर आती हैं, आवाज़ के अंदर आती हैं। जो आवाज़ का फिज़िक्स एक ब्रांच है, तो ये सारी बातें हैं जो इसके अंदर आती हैं। लेकिन आपने डेफिनेशन में बस इतना लिखना है कि आवाज़ की पैदाइश, खवास व इतलाक़, बस ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना आपने। इसके अंदर देख लो, पैदाइश आ रही है, पैदाइश बता दी कैसे होती है, वाइब्रेशन से। खवास खसूसियात, ये इतनी सारी खसूसियात बता दी हैं। अतलाक कहाँ पे होता है? अतलाक भी देख लें, ये जो इतने गाने बना रहे हैं, ये उसको पिच को ऊपर नीचे करके ये वो म्यूज़िक, ये सारा इसका अतलाक ही है। एम्पलीट्यूड से खेल के, फ्रीक्वेंसी से खेल के, पिच को ऊपर नीचे करके, इससे देख लें गाने बन रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों पर यूज़ होएगा। उसके बाद आ जाए जी, नेक्स्ट देखते हैं हम जी, है रोशनी। रोशनी ये वो वाली नहीं है जो आप समझते हैं ये लाइट वाली रोशनी है। तो जी आ जाए, रोशनी के बारे में बात करते हैं। रोशनी के तभी पहलू का मतलब है फिज़िकल एस्पेक्ट्स। फिज़िकल एस्पेक्ट्स मीन के ये रोशनी का जो कॉन्सेप्ट है, रोशनी का जो जिस्म है, रोशनी की जो रूह है, उसकी बात कर रहा है कि रोशनी की जो रूह, इसके ख्वास यानी कि इसकी खसूसियात, और जो बसरी आलात हैं, बसरी आलात का तरीक़ाकार और इस्तेमाल का जायज़ा। जो ये रोशनी, फ़िज़िक्स वाली जो रोशनी की ब्रांच है, इसके अंदर रोशनी के तभी पहलू का मुतालिया किया जाता है। इसके अलावा इसके ख्वास का मुतालिया किया जाता है। बसरी आलात के अंदर किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें जो फ़िज़िक्स, रोशनी फ़िज़िक्स की ब्रांच है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं जी। उसके बाद आगे वो कहता है, अब ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताने लगा हूँ कि ये रोशनी क्या है। वो कहता है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है ना, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये फोटॉन्स से बनती है। फोटोन क्या है? फोटोन एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विजिबल लाइट। जो छोटे छोटे जो है ना, वो छोटे छोटे जो हैं वो यूनिट्स हैं, उनका नाम है फोटॉन्स। वो काफ़ी सारे जब फोटॉन्स आपस में मिलते हैं तो वो बनती है, वो लाइट बनती है। तो ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा देखें, अगर ग्लास है तो ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें से रोशनी आती है, रोशनी गुजर जाती है। अगर कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर अगर ऐसे रोशनी टकराएगी तो वो ऐसे रोशनी वापस की तरफ चली जाएगी, उसमें से गुजर नहीं सकती। इसमें से देखो गुजर गई तो ये सीधी चली गई है। इसके अलावा अगर प्लास्टिक है तो ये जो प्लास्टिक है ना, इसमें रोशनी गुजर भी जाती है कुछ प्लास्टिक में से, और कुछ प्लास्टिक में से रोशनी नहीं गुजरती। अगर रोशनी की स्पीड के बारे में बात करते हैं तो रोशनी की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है ना कि सूरज से जो रोशनी आती है उसको ज़मीन पर पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। देख लो कितनी ज़्यादा स्पीड है रोशनी की। इसके अलावा इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ के साथ ही ऐसे जाकर रोशनी टकराए और उसके बाद ये नीचे की तरफ अगर बेंड हो जाती है तो ये रिफ्रैक्शन होती है। तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पे बात करता है ख़वास की कि इसकी खसूसियत क्या है, इसके ये आलात के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, ये सारी जो बातें लिखी हुई हैं, ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि रोशनी क्या है, वो ट्रांसपेरेंट में से कैसे गुजरती है, सॉलिड के ऊपर जाके वापस मुड़ जाती है, ये रिफ्लेक्शन हो जाती है, यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन कर रही है, ये स्पीड। तो ये सारी बातें ये जो सारी बातें हैं, वो सारी बातें ये रोशनी के तभी पहलू, इसके ये खसूसियात और ये हालात के अंदर कैसे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आ जाएं जी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो डेफिनेशन बुक में लिखी है वो है जी साकन और मुतहर्रिक चार्जेस और इनके असरात और इनके मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुकात। साकन और मुतहर्रिक चार्जेस ये दोनों आपकी जो 10th बुक के है ना, 10th क्लास की बुक, उसके चैप्टर्स हैं, और इनके असरात और इनके मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुकात। यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो जो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो यहाँ पे साकिन की बात हो रही है, मुतहर्रिक चार्जेस की बात हो रही है, और इनके असरात और इनके मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुकात। मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुकात का मतलब ये है कि ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस की बात हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की। ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो करंट होता है ना, ये दरअसल चार्जेस ही होते हैं, ये साकन या मुतहर्रिक चार्जेस, और इनका मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुक। वो जो मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुक की बात कर रहा है वो ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आओ, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो कि ये एक यहाँ से करंट बह रहा है ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ करंट बहेगा ना, तो ये इसके गिर्द ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे अपना ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। जो जितना ये यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इस ब्रांच के हम अंदर ये पढ़ते हैं कि जो एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो साकन या मुतहर्रिक चार्जेस होते हैं, वो उनका मुताला किया जाता है, और उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ ताल्लुक़ होता है ना, उसको हम पढ़ते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। वाह क्या बात है। अच्छा आगे आ जाए। आगे है जी एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर हम बात करेंगे एटम बॉम्ब की। और नहीं, ये एटम बॉम्ब की बात इसमें नहीं करनी, वो इससे आगे वाले में करेंगे। अच्छा जी, एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर एटम की साख्त और इसकी जो खुसूसियात हैं उसका मुताला किया जाता है। इसको एटॉमिक फिज़िक्स कहते हैं। ये आपने पेपर में लिखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बताता हूँ। एक जो एटम होता है ना, एटम के अंदर उसका एक होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये बाहर इस तरह से सर्कल के अंदर घूम रहे होते हैं। अच्छा, अब जो एटम होता है ना, एटम ओवरऑल एटम जो होता है उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। वो कैसे होता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं ना, जैसे जो 2 प्रोटॉन है उनके ऊपर दोनों के ऊपर जमा है, 2 ही न्यूट्रॉन है उनके ऊपर 1 माइनस 2 माइनस, तो 2 माइनस 2 माइनस आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो जो एटम होता है उसके ऊपर वो न्यूट्रल होता है। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसके जो है वो कोई यहाँ से न्यूट्रॉन निकाल, अगर मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या होगा, ये 2 हैं ये 1 है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ तो ये नहीं, इस तरह इसके साथ ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये इस तरह की सारी स्टोरी है इसकी कि जो है वो एटम क्या है, ये इसकी जो सारी स्टडी है ना, वो सारी स्टडी ये एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर की जाती है। एटम की साख्त और एटम की खसूसियात, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। इसका थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनका जो मास है वो तकरीबन बराबर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत छोटा होता है, तकरीबन 2000 टाइम्स जो है ना वो इनसे कम होता है, यानी कि इनके मुकाबले में तो ये बहुत छोटा है। उसके बाद आ जाए जी न्यूक्लियर फिज़िक्स। ये न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम बात करेंगे अब एटम बॉम्ब की। एटम बॉम्ब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, बस कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाओ। अच्छा, इसमें वो कहता है कि जी न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर ये एटम के न्यूक्लियाई और इसमें मौजूद पार्टिकल्स के ख़वास और तर्ज़ अमल से मुतल्लिक है। ये एटम के न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियस है, और इसमें मौजूद पार्टिकल्स का मतलब वही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसकी जो पढ़ाई है ना, इसको जी हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में करते हैं। आ जाइए आगे पढ़ते हैं। आगे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। एक है फिशन। ये कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो एटम बम के अंदर इस्तेमाल होते हैं और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें वो कहता है 2 कॉन्सेप्ट है, एक है फिशन और एक है फ्यूजन। फिशन के अंदर क्या होता है, फिशन के अंदर ये होता है कि ये जो एक यूरेनियम का
एक एटम है, इस यूरेनियम के एटम के ऊपर ये जो है वो करते हैं चीज़ें, इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं। इलेक्ट्रॉन फेंकने से ये जो है ना इसके न्यूक्लियस के ऊपर, जो इसका यहाँ पे न्यूक्लियस है ना उसके ऊपर मारते हैं। वो न्यूक्लियस जो होता है ना वो बेरियम में और क्रिप्टॉन में बढ़ जाता है। अब ये देखो ये इतना बड़ा था, ये टूट के ये बन जाएगा। अब होता क्या है, जब ये जब टूटेगा ना तो इसके दरमियान इनका जो कुछ मास होता है ना वो बहुत सारा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये ये इतना बड़ा है, ये जो है वो इतना रह गया, यानी कि तकरीबन इतना। और ये जो बाकी है ये किधर गया है, ये जो बाकी है ये जो मास लॉस्ट, ये जो इसके अलावा मास लॉस्ट हुआ है ना ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यही फिजन रिएक्शन है। यानी कि एटमों में भी यही होता है ना कि वो यूरेनियम को उसके ऊपर वो फिशन रिएक्शन करते हैं और बहुत सारी एनर्जी, जैसे आप हिरोशिमा नागासाकी की आप मिसाल ले सकते हैं। तो उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस उसको तोड़ा जाता है, और जो दूसरा है ना फिजन, उसके अंदर न्यूक्लियस को जो है वो जमा किया जाता है। अच्छा इसमें देखो, अगर हम 1 ग्राम यूरेनियम को उसके ऊपर फिशन करते हैं ना तो वो 2.5 मिलियन टाइम्स, यानी कि 2.5 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होगा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख गुना ज़्यादा एनर्जी पैदा करेगा 1 ग्राम कोयले से। 1 ग्राम यूरेनियम को ये फिशन करूँगा तो उसकी एनर्जी 25 लाख गुना ज़्यादा होएगी कोयले से। या अब आप हिसाब लगा लो कि कितनी मैसिव किस्म की इससे एनर्जी फिशन रिएक्शन से निकलती है। उसके बाद जो दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है वो फ्यूजन का है। फ्यूजन के अंदर हाइड्रोजन के 2 होते हैं, उनको हाइड्रोजन को आपस में जमा करके हीलियम बनाया जाता है। और ये जो 2 होते हैं ना इसको जब जमा करते हैं, इसका भी फिर इसके अमल के अंदर यहाँ पे कुछ मैस लॉस्ट हो जाता है, और वो जो मैस लॉस्ट होता है वो एनर्जी होती है। तो ये चीज़ है इसमें, यानी कि आपने जो पेपर में लिखनी है वो ये लिखनी है, ये एटम के न्यूक्लियाई और इसमें मौजूद पार्टिकल्स के ख़वास और तर्ज अमल से मुतल्लिक है। इतना पेपर में लिखना। ये बाकी सारी जो कहानी सुनाई है ना ये आपको समझाने के लिए की है कि न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है उसके अंदर आखिर पढ़ा क्या जाता है। उसके बाद आ जाएंगी प्लाज्मा फिज़िक्स। अब प्लाज्मा फिज़िक्स के को समझने के लिए इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें मादे की आयोनिक हालत की पैदाइश और ख़वास पर बहस की जाती है। आयोनिक हालत की पैदाइश और ख़वास के ऊपर बहस की जाती है। अच्छा, आयोनिक का मतलब ये है कि किसी एटम में से जब हम कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे या कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, आयोनिक, ये इसको आयोनिक कहते हैं। आयोनिक हालत की पैदाइश और जो भी उसकी खसूसियात है उसके ऊपर जो बहस की जाती है ना उसको प्लाज्मा फिज़िक्स कहते हैं। अब प्लाज्मा को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जो मादा है ना उसकी 3 किस्में हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जैसे टेबल है इसके, ये देखें ये जो मालिक्यूल्स हैं ये बहुत करीब करीब हैं। ये लिक्विड है, इसके मालिक्यूल्स दूर दूर हैं और ये आपस में ऐसे घूमते रहते हैं। ये नीचे वाला इधर भी आ जाता है, ये जैसे पानी होता है। और उसके बाद गैस है। गैस आपको पता है उसके जो मालिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होंगे। अब देखें, अगर मैं वाटर को मैंने हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, उसके बुखारात बने और वो उड़ गया। अब उसके जो बुखारात, जो उसकी भाप बनी है, अगर मैं उस भाप को मज़ीद उसको मैं अगर गर्म करूँगा ना, मज़ीद मैं उसको और गर्म करता जाऊँ तो उसको मज़ीद गर्म करने से जो एक नई मैटर की बनती है ना हालत, उसको प्लाज्मा फ़िज़िक्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि देखो जैसे ये है ना पानी है, उसके अंदर प्लस प्लस, उसके प्लस प्लस जो हैं यहाँ पे आ जाओ, उसके जो न्यूक्लियस पे उसके जो प्लस प्लस हैं वो यहाँ पे, जो माइनस माइनस है यहाँ पे, जब मैं उसको गर्म करता रहूँगा तो ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस सारे एक जगह पे आ जाएंगे, तो वो एक नई टाइप बन जाएगी। उस टाइप को कहते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स। जो यहाँ पे आयोनिक हालत की बात थी ना वो यही है कि वो जो प्लस माइनस जो उनके, यानी कि प्लस का मतलब प्रोटॉन है और जो माइनस उसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक जगह पे और टूट के एक जगह जमा हो जाएंगे। तो ये जो एक, जब मैं पानी को गर्म करूँगा, गर्म और उसके बुखारात बनेंगे तो बुखारात को भी गर्म करता जा रहा हूँ, तो उसके बाद जो एक नई टाइप बन जाती है ना उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और यही सारी चीज़ें हम ना प्लाज्मा फिज़िक्स के अंदर करते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाली डेफिनेशन है वो है जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स के अंदर जो ज़मीन है उसकी जो अंदरूनी साख्त है ना, उसके अंदर जो कुछ है, उसमें जो पानी है, पेट्रोल है, गैस है, फॉसिल फ्यूल, जो कुछ भी है, उसका जितना भी मुताला है वो सारा
पेट्रोल, गैस, कोयल, जितना कुछ है वो सारा जियो फिज़िक्स के अंदर पढ़ा जाता है। ये जियो फिज़िक्स के अंदर प्रॉपर पढ़ाया जाता है कि मादनियात कैसे निकालनी है, पानी कैसे निकालना है, इसमें सारा कुछ पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जियो फिज़िक्स में आ जाती हैं। तो हमारी जो टाइप्स थी फ़िज़िक्स की वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको किसी और मिसाल के ज़रिए एक्सप्लेन कर दूँगा। और दूसरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियोज़ आ रही हैं आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दूसरी आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि काइंडली आप ये जो वीडियोज़ हैं इनके लिंक्स अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर किया करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो यहाँ तक मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ तक आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम ये जो हमारे तिबी मिकदारें, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटिफिकेशन है इनको कंप्लीट करेंगे, और जो एक लास्ट वाली वीडियो होगी उसमें पैमाइशी हालात को पढ़ के हम ये वाला चैप्टर क्लोज कर देंगे। तो शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ मेरी बातें सुनी हैं, और बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक्स पढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।